बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गोइंग अंडरग्राउंड और मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्ठा। नाज़रीन, हम इश्यूज़ पर बात करें। स्वीडन के अंदर इंतहाई काबिल मज़म्मत जो वाक़या हुआ, जिससे तमाम मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुँची है और कुरान पाक की जो बेहुरमती वहाँ पर की गई है इंतहाई काबिल मज़म्मत है। उस सिलसिले के अंदर आज वज़ीर आज़म साहब ने पार्लियामेंट के अंदर काफ़ी सारी बातें की और मुश्तरका इजलास एक वहाँ पर बुलाया। उस इजलास के अंदर तमाम इत्तेहादी जमातें मौजूद थीं और तमाम लोग वहाँ पर थे। क्या ही अच्छा होता अगर पूरे पाकिस्तान से तमाम लोगों को ही बुला लिया जाता वहाँ पर, ऐसे लोगों को जो शायद आपको नापसंद भी हों, लेकिन इस मौके के ऊपर उनको भी इकट्ठा कर लिया जाता। जिनको पार्लियामेंट में बिठाना पसंद नहीं किया जाता उनको भी बुला लिया जाता तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। बहरहाल बड़ी एक अच्छी पॉजिटिव आवाज़ जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उठाई है और कल तमाम सियासी और मजहबी जमातें जुमे के बाद एहतजाजी रैलियाँ निकालेंगी इस वाक़े के ख़िलाफ़। इसकी मज़म्मत के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह के चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कॉल दिए रखी थी जुमे की, अब वज़ीर आज़म की जानिब से और तकरीबन तमाम सियासी और मजहबी जमातें मिलकर कल एहतजाज करेंगी। स्वीडन की गवर्नमेंट ने भी इस वाक़े की मज़म्मत की है, स्वीडिश गवर्नमेंट ने, और उन्होंने कहा है कि ये वाक़या हमारी तर्जुमानी नहीं करता। जो वाक़या है ये काबिल मज़म्मत है और OIC जो है ज़ाहिर है क्योंकि इस्लामी इत्तेहाद की एक सबसे बड़ी जो इस टाइम पे दुनिया के अंदर सबसे बड़ी ताकत है वो OIC है और OIC ने भी मज़म्मती करारदाद पेश कर दी है और इस वाक़े के ख़िलाफ़ जो है ये अब पूरी दुनिया से जो है मज़म्मत हो रही है और होनी भी चाहिए है, चूँकि करने वाले एक्चुअली ना समझ हैं, जाहिल हैं और वो चाहते हैं ऐसे तबरक़ात पैदा करना। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का भी ये बयान था कि मुसलमानों और ईसाइयों के माबैन तफरीक पैदा करने के लिए ऐसे वाक़यात होते हैं। जबकि इस्लाम की अगर बात की जाए, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी मौजूद थे पार्लियामेंट के अंदर और उन्होंने बताया कि इस्लाम अमन, मोहब्बत, शफ़क़त और अदम तशद्दुद का दर्स देता है। इस्लाम जैसा ख़ूबसूरत दीन पूरी दुनिया में कोई नहीं है। इसको अंडरस्टैंड करने की बात है, इसकी पॉजिटिव चीज़ें देखने की बात है। इसमें कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, लेकिन लोग नेगेटिव चीज़ें क्रिएट करते हैं, इस तरह से मिलाइन करते हैं चीज़ों को और जब ठेस पहुंचाते हैं दिलों को और जब इस तरह के वाक़यात रोनुमा होते हैं तो फिर लोगों को, मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचती है और दिल से तकलीफ़ पहुंचती है। शायद बाकी मज़ाहिब में ऐसा नहीं होता, बाकी दुनिया के तमाम मज़हबों को देखें तो उनमें ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि लोग इमोशनली अटैच्ड हों और लोग जो है वो इस तरह से अपने मज़ाहिब के साथ जुड़े हों। लेकिन बहरहाल दुनिया में तमाम ऐसे वाक़यात इंतहाई काबिल मज़म्मत है और इनकी मज़म्मत करनी चाहिए है। अगर आप बात करें मुल्क में सियासी गहमा गहमी की, तो ऐसे लगता है जैसे शायद इलेक्शंस होंगे मुल्क के अंदर, लेकिन ये इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे अभी तक कुछ कंफर्म बात नहीं की जा सकती। ये कहा जा सकता है कि शायद हुकूमत तैयारियां कर रही है, केयर टेकर सेटअप आएगा और केयर टेकर सेटअप का जो टाइम है उस टाइम के ऊपर शायद हुकूमत की भी अब तैयारियाँ हैं, केयर टेकर सेटअप आए। IMF की बात की जाए, IMF का कॉन्ट्रैक्ट, IMF का स्टैंड बाय एग्रीमेंट कहा जा रहा है कि हो जाएगा पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान को जो $1.1 अरब की किस्त मिलनी है पहली, वो मिल जाएगी। टोटल स्टैंड बाय एग्रीमेंट $3 अरब का है जो 9 माह के दौरान पाकिस्तान को सपोर्ट मिलेगी और इस $3 अरब के साथ पाकिस्तान को मज़ीद जितने भी बरादर ममालिक हैं जिन्होंने पाकिस्तान को कर्ज़ा देने की या वैसे कुछ हेल्प करने की अगर बात की हुई थी, एवरीथिंग वाज डिपेंडेंट ऑन दैट IMF एग्रीमेंट। और अब IMF का चूँकि ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट हो रहा है और क्या होगा इस सब पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं आरिफ भट्ट साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। साथ तशरीफ़ फरमा है ज़फ़र महमूद चौधरी साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। अपनी बात का आगाज़ करूँगा आरिफ भट्ट साहब से और आरिफ भट्ट साहब, इंतहाई काबिल मज़म्मत है और जो स्वीडन में वाक़या हुआ, मैं चाहूँगा कि हम आगाज़ इससे करें। कल तमाम सियासी और मजहबी जमातें इसके ख़िलाफ़ रैलियाँ निकाल रही हैं, एहतजाज कर रही हैं। हम सबको बड़ी तकलीफ़ होती है जब भी ऐसा कोई वाक़या हो। क्या करना चाहिए, ऐसे क्या जो है क्या मौसर अंदाज़ हो सकता है तमाम मुस्लिम ममालिक का कि ऐसे वाक़यात दुनिया में होने रुक जाएँ? क्या समझते हैं आप सर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। सबसे पहले ये जो मामला है ये कौमी नहीं बल्कि उम्मत का है जी। जहाँ जहाँ पर भी मुसलमान बसते हैं उनकी दिल आज़ारी हुई है। और देखें, जैसे आपने सबसे पहले हम ये जान लें कि इस्लामी फोबिया है क्या। इस्लाम क्योंकि मसावात का दर्स देता है, अल्लाह के वसाइल की मुनसिफाना तकसीम का हुक्म देता है और तमाम इंसानों की हुर्मत की पासदारी का दर्स भी देता है
और इसके बगैर अमन आ भी नहीं सकता। जब तक इंसानों में महरूमियाँ ख़त्म नहीं होंगी, उनकी हुर्मत की पासदारी को मलूज़ खातर नहीं रखा जाएगा और वसाइल की तकसीम नहीं होगी, इंसानों में ये तबकाती तकसीम जो इंसानों ने डाल रखी है, दुनिया के खुदाओं ने डाल रखी है, जब तक ये ख़त्म नहीं होगी तब तक दुनिया में अमन नहीं आ सकता। और इस्लाम फोबिया इसी का नाम है कि वो तमाम कुव्वतें जो इस्लाम के एंटी हैं, वो तमाम लोग जो इस्लाम को पसंद नहीं करते, इंसानों को अपना गुलाम रखना चाहते हैं, अपने ज़ेरे ताब रखना चाहते हैं, अपनी जारादारी चाहते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि यहाँ पर उनकी जारादारी ख़त्म हो जाए। यही वो इस्लाम का सबसे बड़ा बेहतरीन दर्स है कि यहाँ पर वो तमाम चीज़ें जो खुदा के हुक्म के मुताबिक नहीं हैं, जो इंसानों के किसी भी लिहाज से फेवर में नहीं है, उनको ख़त्म कर दिया जाए। और वो कुव्वतें नहीं चाहती, यही वो सबसे बड़ी लड़ाई है। और देखें सबसे ऐसे ख़त्म कैसे किया जा सकता है? ख़त्म देखें, हम तो खुद ही उन्हीं कुव्वतों को मजबूत करते हैं फाइनेंशियली तौर पर, ठीक, उनकी प्रोडक्ट को यहाँ पर इस्तेमाल करके लॉन्च कर हम तो खुद उन कुव्वतों को मजबूत करते हैं कि वो ऐसे मामलात करें। कितनी मजम्मतें हुई, कुछ हुआ? क्यों? उन्होंने हमारा मुआशरा बेईमाना मुआशरा बना दिया है। हमारा यहाँ पर एतमाद ही नहीं है। आप मुझे बताएं कि हमारी जीडीपी, जिसे हम ग्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, डोमेस्टिक, कोई खरीदने के लिए तैयार है? सबसे पहले यहूदी लॉबी का और मुशरिकीन का सबके पहला टारगेट ये है कि अगर आप इनको बेईमान बना दें इस सोसाइटी में, मुआशरे में, तो उनकी इजारादारी रहेगी वसाइल के ऊपर, वो वसाइल पे काबज रहेंगे। और जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां देख लें, क्या उनके यहाँ पर शराकतदार मौजूद नहीं है? क्या पाकिस्तान में वो मल्टीनेशनल कंपनियां जो कि हमें नजर आती हैं ये यहूदियों की फेवर में हैं, क्या हमारे काबरीन जो यहाँ पर इस्लाम का नारा भी लगाते हैं वो उनमें हिस्सेदार नहीं है? अगर उनको कहीं पे हम जब्त दे सकते हैं तो उनकी प्रोडक्ट को खत्म कर दिया जाए और वो जो मल्टीनेशनल कंपनी के हिस्सेदार हैं, जो पार्टिसिपेटर हैं, उनकी भी मजम्मत होनी चाहिए। ये खाली मजम्मत से काम नहीं चलना, हम तो उनको फाइनेंशियली मजबूत कर रहे हैं। हर उनकी प्रोडक्ट को पाकिस्तान में लॉन्च कर मुझे बताएं, 25 करोड़ का ये मुल्क है और 25 करोड़ में यहाँ पर यहाँ की प्रोडक्ट को मजबूत कर दिया जाए, यहाँ का सरमायादार मजबूत हो जाए, तो क्या मुझे ये बताएं कि दुनिया में हम उस कुव्वत से आगे नहीं निकल सकते? इस्लाम तो फैला ही कारोबारी तबके की वजह से है। उसकी वजह क्या थी कि जब लोग उस वक्त खातमुन नबीन का दर्स लेकर जाते थे तो वो तमाम ऐब बताया करते थे कि इसमें ये ऐब है, और लोग हैरान होकर इस्लाम में आया करते थे कि इस्लाम इस चीज का नाम है। इस्लाम को फैलाने में तिजारत का बड़ा हाथ है। सच्चाई कि आप अपने तमाम ऐप भी खुद से बता रहे हैं, किसी भी ग्राहक को और किसी भी चीज को अपनी प्रोडक्ट के तमाम ऐप बताते हैं। यही तो इस्लाम की वो कुव्वत बनी जो दुनिया में फैली। आज यहां पर जो सबसे बड़ा मुनाफिकाना रवैया ये है कि वो लोग भी एहतजाज करेंगे जो उन मल्टीनेशनल कंपनियों के हिस्सेदार हैं, जिनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है, पेट है, उनका और दुनिया में कोई मकसद नहीं। हालांकि ये हम जानते हैं कि कब्र में एक दिन हमें चले जाना है, लेकिन दुनिया के स्टेटस के लिए हम ये मुनाफिकाना रवैया अख्तियार करके बैठे हैं, उन कुव्वतों को मजबूत कर रहे हैं, उनको यहाँ लॉन्च कर रहे हैं। है क्या पूरी दुनिया में इसको मल्टीनेशनल कंपनियों का राज है, वसाइल पे वही काबिज है। और यहाँ पर जितने भी आप देख लें कि टारगेट वो किसको करते हैं, टारगेट अगर उनको खतरा है तो सिर्फ मुसलमानों से, कि कहीं मुसलमानों में वो आइडियोलॉजी ना जाग जाए जो उनकी असल विरसा है। इसलिए वो बार बार यहाँ पर जब्त लगाते हैं, कभी खातमुन नबीन की तौहीन में, नौज़ुबिल्लाह उनकी शान में कोई अल्फाज कह देते हैं। कुरान मजीद की ये जो हुर्मत की जो उन्होंने तजलील की है, जो उन्होंने ये अमल किया है क्या कुरान में? प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, जिंदगी के गुजारने के तरीके, लेन देन के तरीके, अपने सोसाइटी को बनाने के तरीके, क्या हमने उसे पूरा किया? क्या हमने अपनी सोसाइटी को कुरान के उन उसूलों के मुताबिक बनाया? लेकिन अगर मुस्लिम ममालिक की बात करें, यहाँ पे बहुत से ऐसे मुस्लिम ममालिक हैं जो पाकिस्तान की अगर सिर्फ बात ना की जाए, क्योंकि ये तो तमाम मुस्लिम उम्मा का एक मसला है, और यहाँ पे UAE भी मौजूद है, सऊदीया मौजूद है, कतर मौजूद है, बहुत बड़ी बड़ी मल्टी-बिलियन डॉलर्स की इकॉनमी है उनके पास, पैसा बेतहाशा है उनके पास, वो भी तो मुसलमान है ना, उनका भी तो यही मसाइल हैं, उनके भी जज्बात को ऐसे ही ठेस पहुँचती होगी, सब कुछ होता होगा। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ मेड इन पाकिस्तान चीज़ों को, ठीक है, अगर हम पाकिस्तान की बेहतरी की बात करें तो ठीक है, मेड इन पाकिस्तान का नारा होना चाहिए, हम तमाम अपनी लोकल प्रोडक्ट्स को तरजीह दें, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल ना करें, इनके खिलाफ ये चीज़ें ना करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे मुल्क में इन चीज़ों के रद्द-ए-अमल, ज़फ़र चौधरी साहब मेरा आपसे सवाल है सर, ज़ाहिर है यू आर फ्राम द बिजनेस कम्युनिटी, यू अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स वेरी वेल, आप क्या समझते हैं कि क्या हमें इन चीज़ों को बैन करके मेड इन पाकिस्तान चीज़ें इस्तेमाल करना कोई हर्ज नहीं है, लेकिन क्या मल्टीनेशनल्स को बैन करके और लोकल प्रोडक्ट्स को बेहतर प्रमोट करके आप समझते हैं कि हम कुछ बेहतरी ला सकते हैं इस चीज़ के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जी देखिए, पाकिस्तान अभी अगर हम इमीडिएटली बात करें
तो पाकिस्तान की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बगैर सर्वाइव कर सके। ठीक। इस वक्त पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की अशद ज़रूरत है। हमें अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए एक कौम बनने की ज़रूरत है। हम सिर्फ ज़बानी मज़म्मतें और ज़बानी बातें करते हैं, हम एज ए नेशन काम नहीं करते हैं। हमें एज ए कौम पहले देखें, $25 बिलियन की आपकी एक्सपोर्ट है और जो एक्सपेट्रिएट है 25 बिलियन वो भेज रहे हैं, तो $50 बिलियन की आपकी टोटल रिसीट्स है। तो आपके पास तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ही नहीं है। तो $50 बिलियन में आपकी 25 करोड़ की इतनी बड़ी इकॉनमी चल सकती है? नहीं चल सकती। लिहाजा सबसे पहले आपको अपने आप को एक कौम बनाना पड़ेगा। अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं, अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं, अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएं। आज आपके पास फूड की 48% इन्फ्लेशन है, आपकी नॉर्मल इन्फ्लेशन आज 29% है, 21% आप प्रेडिक्ट करके बैठे हुए हैं। मेरे ख्याल में 38% इन्फ्लेशन है ओवरऑल जो क्रॉस है। तो इस सूरत हाल में अगर आप डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करेंगे तो आपका मुल्क का चलना मुश्किल हो जाएगा। तो आप अभी तो कर्जे मांगने के लिए भी उन्हीं के पास जाते हैं। IMF से अभी कर्जा लिया है तो इधर खुशियाँ शामियाने बज रहे हैं और कहा जा रहा है कि शायद हमें सर्वाइवल हो गया, बचा लिया गया है, हमें उस एक डाइंग इकॉनमी को सर्वाइव कर दिया गया है IMF के स्टैंड बाय एग्रीमेंट से। सर देखिए, जो सबसे पहले मैं इस पर थोड़ी बात करना चाहता हूँ। जो हुर्मत रसूल है या दीन है या कुरान की जो बेहुरमती है, उसकी तो भरपूर मजम्मत जितनी भी की जाए कम है, मगर हम अपने अमल से मुसलमान नहीं हैं। आज हम सड़कों पे एहतजाज करने निकल आते हैं, लेकिन अपने आप को अमली तौर पे मुसलमान बनाने के लिए निकलते। हमें दीन के लिए कट मरने, हमें उसके ऊपर एहतजाज करने नहीं, हमें उसके ऊपर तो जहाद करने की भी जो है ना हुक्म है, मगर सबसे पहले हमें अपने गिरेबां में झांकने की ज़रूरत है कि हम इस काबिल हों कि लोग हम पे रश करें। तो ये जो 6th जनरेशन वार है इस वक्त, ये उसका हिस्सा है। ये एक सोची समझी साजिश के तहत ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं। और मैं समझता हूँ कि जी हमें जो हमारे जो असूल हैं, जो दीन के दर्स है, उसके मुताबिक काम करना चाहिए। कल पूरी कौम सरापा एहतजाज होगी और लाहौर चैम्बर और बिजनेस कम्युनिटी भी लाहौर की इस बात के ऊपर एहतजाज कर रही है। मगर काबिल गौर बात यह है कि हमें अपने अंदर एक सच्चा मुसलमान पैदा करने की सबसे पहले ज़रूरत है, एक सच्चा पाकिस्तानी पैदा करने की ज़रूरत है। इकॉनमी की तरफ आपने बात की है, तो जो मैं तो आपके पिछले प्रोग्राम में भी कह के गया था कि जी हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि जी हम IMF के पास जाएं। और जो IMF की आपने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि सर मैं चाहूँगा आप स्टार्ट यहाँ से करें, जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है, यानी एक नॉर्मल। जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। जी प्लीज़। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखें जी, ये जो 1.1 बिलियन की जो 9th रिव्यू था, उसके ऊपर जो स्टैंड बाई है, वो चूँकि केयरटेकर गवर्नमेंट आगे आ रही है, तो वो एक शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट है। उसके बाद जो आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी वो नया प्रोग्राम निगोशिएट करेगी। तो तब तक के लिए आपको ये $3 बिलियन के इसलिए दिया गया है क्योंकि अगले 2 साल में हमें 20 से 25 बिलियन डॉलर की ज़रूरत है। तो उसमें जो हमारे फ्रेंड्स कंट्रीज़ हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगी और हम अपने रीपेमेंट्स और जो स्केजुअल की हुई आगे 2 साल की पेमेंट्स हैं उसकी तरफ ज़रा आसानी से वो अहदाफ पूरे कर सकेंगे। और जो हमारी साथ साथ हमारी जो इकॉनमी है उसको सर्वाइवल उसकी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी था कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की अवेलेबिलिटी हो। तो मैं समझता हूँ कि ये एक 2 साल बड़े क्रूशियल हैं, ये 24 और 25 के एंड तक आपकी इकॉनमी ट्रैक अप हो जाएगी। इन 2 सालों में हमें मैक्सिमम एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए जदोजहद करनी चाहिए, उसके लिए जमे प्लान देने चाहिए। अभी चूँकि गवर्नमेंट जा रही है, जो केयरटेकर गवर्नमेंट आएगी, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट होगी कि वो एक जामे और कम्प्रीहेंसिव पॉलिसीज़ दें जिससे हमारी एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके। और दूसरा एक कम्प्रीहेंसिव हमने भी प्रपोज़ किया हुआ है, फिर हम करने को तैयार हैं, एक पूरी पॉलिसी देने को तैयार हैं कि जी आप जो एक्सपेट्रिएट हैं, जो 95 लाख, उनको इस तरह इस्तेमाल करें कि जी वो जो पाकिस्तान में कम से कम $100 बिलियन आने की कैपेसिटी है। फिर बाकी बेशुमार चीज़ें हैं, आपकी ब्लू इकॉनमी है, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको अगर सबसे बड़ी बात यह है कि जी लोकल इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना चाहिए, जो लोकल बिजनेस कम्युनिटी है उसको प्रमोट करना चाहिए। ये पॉइंट बड़ा इसके अंदर है। जिस तरह हम अगर बात करें अपने एक्सपर्ट्स की और जितने हमारे ओवरसीज़ हैं वो जो पैसा बाहर से भेजते हैं थ्रू बैंकिंग चैनल और प्राइवेटली भी बहुत से पैसे वो हैं जो वो ले आते हैं। जिस तरह अगर रिसेंटली मिसालें देखें तो कल भी हमारे यहाँ पे शो में गेस्ट मौजूद थे और वो बता रहे थे कि वो जब बाहर से आए हैं तो वो 25,000 पाउंड अपने साथ कैरी करके ले आए हैं जो कि बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं आया। और इस तरह बहुत से लोग ले आते हैं और ये वो पैसा है जो शायद किसी भी तरह से काउंट नहीं होता। और अगर इसको काउंट किया जाए इसके लिए एक प्रॉपर बैंकिंग चैनल में, यानी ओपन मार्केट और बैंक, मेरे मुताबिक तो बैंकिंग रेट जो है वो ओपन मार्केट से ज़्यादा होना चाहिए है और उसमें ज़्यादा फैसिलिटेट करना
देना चाहिए ओवरसीज़ को, ताकि वो बैंकिंग चैनल के थ्रू भेजें। यहाँ पे ओपन मार्केट में रेट 15 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये तक पीछे तो बल्कि बड़ा रहा, तो फिर किस तरह से लोग जो है वो बैंकिंग चैनल के थ्रू पैसे भेजेंगे बाहर से? उसकी 2-3 वजूहात थी। मैं उसमें जाने की बजाय इस तरफ आऊँगा कि जी जो साहब कल आप फरमा रहे हैं $10,000 से ज़्यादा पैसे वो पाकिस्तान में ला नहीं सकते और $5,000 से ज़्यादा डॉलर वो लेके जा नहीं सकते हैं जी। तो एक तो वो इलीगल ट्रांजैक्शन है। हमें जो ग्रे रूट है उसको डिस्करेज करना चाहिए हमें। तो लेकिन डिस्करेज करने के लिए फैसिलिटेट भी तो करेंगे ना आप अपने वाइट रूट को? सर इस वक्त तो ऑलमोस्ट मार्केट रेट और बैंक रेट इक्वल है ऑलमोस्ट इस वक्त, चूँकि अब एक उम्मीद की किरण पैदा हो गई है, अब पैसे आपके पास आना शुरू हो गए हैं। जो स्ट्रेस था डॉलर के ऊपर ओपन मार्केट में वो ख़त्म हो गया है। एक तो हज का स्ट्रेस था, एक जो कॉन्ट्रैक्ट थे उनकी पेमेंट्स लोग जो ना ऑफ द रिकॉर्ड पे कर रहे थे, तो उसके लिए ओपन मार्केट से ज़्यादा पैसा उठाया जा रहा था। वो एक सर्कल पूरा हो गया है, जितने ऑर्डर्स थे वो पूरे हो गए हैं। तो इस वक्त डॉलर के ऊपर अगर फर्दर स्ट्रेस नज़र नहीं आ रहा कुछ पीरियड तक, और वो बैंक रेट और मार्केट रेट ऑलमोस्ट सेम रहेगा। ठीक। इस वक्त मैंने अभी पहले अर्ज़ किया कि जी कम से कम पाकिस्तान में $100 बिलियन की जो है ना वो कैपेसिटी है, और अगर 50 से लेके 70-75% तक ग्रे रूट से पैसे आते हैं पाकिस्तान में हुंडी के ज़रिए, तो वो उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। उसके लिए इंसेंटिव प्लानिंग पॉलिसी की ज़रूरत है, और जो ओपन मार्केट में बैठे हुए लोग जो हुंडी का काम कर रहे हैं उसको डिस्करेज करने की ज़रूरत है, और बैंकिंग चैनल को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। और उसके ऊपर भी फिर ऐसा एक कदगन रखने की ज़रूरत है, नज़र रखने की ज़रूरत है कि जी वो फैसिलिटेट करें, और बल्कि $1 रुपया ज़्यादा दे दें जो बाहर से पेमेंट्स आती हैं। जी बिल्कुल, बैंकिंग चैनल के ऊपर एक्चुअली उनका रेट हायर होना चाहिए ओपन मार्केट से, ताकि लोग अप्रिशिएट करें और बैंक के थ्रू पैसे भेजें। जी करीब ऐसी पॉलिसी इंशाल्लाह आप देखेंगे, तो उसमें गवर्नमेंट ने अभी भी कुछ इंसेंटिव अनाउंस किए हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट था, उसके थ्रू मेरा ख्याल है लोग बड़ा थोड़े इशू रहे हैं अभी भी, लेकिन हमने जो प्रपोज की थी चीज़ें गवर्नमेंट को, वो उसकी ट्रू स्पिरिट में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, ना गवर्नमेंट ने बजट में उसको इतना फोकस किया है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाली गवर्नमेंट जो होगी वो उसको फोकस करेगी, और अगले 2 साल में हमारी एक्सपोर्ट और हमारी रिमिटेंस जो हैं वो $100 बिलियन तक जानी चाहिए, और मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी मेहनत और कोशिश की जाए तो वो जा सकती है। $100 बिलियन तक हमारी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंस जा सकती हैं। दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव साउंड फॉर पाकिस्तान, अगर अल्लाह करे ऐसा हो जाए। है। और आरिफ भट्ट साहब, मेरा सवाल आपसे होगा, सर आप किस तरह से देख रहे हैं? ज़रा ये IMF का कॉन्ट्रैक्ट था, इसने हमें कुछ सर्वाइवल दे दिया है फॉर द कमिंग 9 मंथ्स। ऐसे कहते हैं कि जो खुदा ना खास्ता एक डिफ़ॉल्ट की एक बार बार जिक्र होता था कि पाकिस्तान इज़ आउट ऑफ दैट रेड लाइन ना हो कि डिफ़ॉल्ट का किसी तरह भी खदशा था, वो अब ख़त्म हो चुका है। नई हुकूमत आएगी, केयर टेकर सेटअप आएगा, क्या करेगा वो आके, किस तरह के इकदाम उठाएगा, लेकिन अभी तक गरीब के लिए किसी किस्म की कोई ख़ास रिलीफ नज़र नहीं आया। यानी अगर इस साल हम सिर्फ कुर्बानी का अंदाज़ा लगाएं तो शायद जो इस टाइम टेनरीज डिपार्टमेंट ने बताया वो ये है कि 39% कम कुर्बानी हुई है लास्ट ईयर से। सिमिलरली हाजियों को देखा जाए तो मेरा ख्याल है ये पहला साल था कि हाजियों का नंबर काउंट पूरा नहीं हो सका बाहर जाने वालों का, जबकि हमेशा लोग रह जाते थे, लाखों अफराद एप्लीकेंट्स रह जाते थे और वो जा नहीं सकते थे यहाँ पे। और इस साल बहुत से नंबर रह गया हाजियों का जो पाकिस्तान से नहीं जा सके। यानी हालात इस किस्म के हो चुके हैं कि यहाँ पर लोगों के पास पैसे नहीं बच रहे हैं, मिडिल क्लास तो शायद ख़त्म होती जा रही है। किस तरह से सर्वाइवल होगा अवाम का, कैसे बचेंगे? ये IMF का पैसा आ भी गया, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ गामजन हो भी गया, जो 1 साल के अंदर डैमेज हो गई है इकॉनमी, क्या इसको ठीक होने में मज़ीद 2-4-5 साल लगेंगे? आप क्या समझते हैं कि अगला जो आने वाला सेटअप है वो जल्दी से इसके रिवाइवल की तरफ आ जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो ये एक दीवाने का ख्वाब है बिलाल साहब, अगर हम ये समझ बैठे हैं कि अगयार हमें यहाँ पर सपोर्ट करेंगे और हमारी फाइनेंशियली और सियासी जो पोलिटिकल जो मामला तो उसे स्ट्रॉन्ग होने देंगे, ये तो नामुमकिन वाली बात है। देखिए, मैं एक मौजूदा हालात में एक छोटा सा आपको तारीख का वाक़या सुना देता हूँ कि जो सल्तनत अब्बासिया थे ना, जो हमारे उसके जो आखिरी चश्म चराग थे मोहतरम बिल्ला, जब हलाकू खां ने फतह किया ना बगदाद में, करोड़ों मुसलमानों को कत्लेआम करता हुआ वो एंटर हुआ, दाखिल हुआ, तो उसने सबसे पहले वहाँ का जो हुक्मरान था, जो बादशाह था, उसे कहा कि इसको 3 दिन के लिए जिंदान में भूखा बंद कर दिया जाए। ठीक, उसे भूखा बंद कर दिया गया। उसके बाद जब उसे 3 दिन के बाद लाया, ज़ाहिर है इंसान था वो भी, हुक्मरान जो था उसे भूख लगी हुई थी। हलाकू खान ने उसकी एक प्लेट में अशराफियाँ, एक प्लेट में सोना और एक प्लेट में चांदी और हीरे रख के उसके सामने रख दिए, और ख़ुद वो सूखी रोटी खाना शुरू हो गया। अब वो कहे कि इसे खाओ, और वो जो मौसम बिल्ला थे
जो बादशाह राधे थे वो कहा मैं इसे कैसे खा सकता हूँ। उनका जब तुम इसे खा ही नहीं सकते तो फिर जमा क्यों करते रहे हो। अगर ये जो कच्ची रोटी या सूखी रोटी पानी के साथ मैं खा रहा हूँ, अगर तुमने अपनी आवाम को दी होती तो ये क्या मुझे फतह करने देते। ये पूरी दुनिया के आलम इस्लाम के जो इशराफिया जिसे हम कहते हैं, जिन्होंने सिर्फ अपना मकसद पैसा कमाना रखा है, ये उनके लिए है कि ये जो एंटी इस्लाम कुव्वतें हैं वो आपको पसंद नहीं करती। आप मालूमता जमा करने के बजाय कौम को तैयार कीजिए, उन पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। आपने जो आपके ताबे तबका है, जो आपके मजदूर हैं, जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो किसी तरह आपकी फैक्ट्री में हैं, जो दफ्तरों में मुलाजमतें करते हैं, उनके हुकूक दें इस्लाम के मुताबिक। एक कौम तैयार करें, मजबूत करें, ताकि आने वाले वक्तों में वो आपकी हिफाजत कर सकें, उनका मुकाबला कर सकें उस इशराफिया का, उस माइंडसेट का जो इस्लाम के खिलाफ आज भी हमेशा से साजिशें करता आ रहा है। और आज साल 2 साल के बाद बिल्कुल हालात बदलने वाले हैं। इसी जुलाई में आपका ग्लोबल एनवायरनमेंट बदलने वाला है बलाल साहब। सल्तनत उस्मानिया जो 1923 में गिराई गई थी, उसका 2023 में दोबारा रिवर्सल होने वाला है जुलाई में। और वो कुव्वतें नहीं चाहती कि इस्लाम एक मर्तबा फिर कुव्वत बनकर सामने आए। ये जरूर सोचना चाहिए। IMF के प्रोग्राम से हमें क्या होगा, $3 बिलियन जो हमें वो भी इंस्टॉलमेंट के बाद मॉनिटरिंग के बाद देने हैं। $25 अरब की तो आपने पेमेंट्स करनी है जो फौरन सूद के साथ आपने वापस करनी है इसी साल में। कैसे होंगी, कौन देगा। और यही तो IMF का एजेंडा है। दुनिया को चंद खानदान ने अपनी जगीर में ले रखा है। ये WHO कौन है, ये IMF कौन है, ये वर्ल्ड बैंक कौन है, ये FATF कौन है। ये चंद खानदान है जिन्होंने पूरी इंसानों की आबादी को अपनी कॉलोनी बनाया हुआ है। खुदा के लिए ये समझने की जरूरत है उन लोगों को जिनके पास वसाइल है, वो समझते हैं कि ये हमारे हैं, नहीं है। यहां पर फिरौन आया चला गया, यहां पर बड़े बड़े बादशाह चंगेज खान आया चला गया। कौन यहां पर जाबर सुल्तान रहा है। क्या उनकी इज्जतें नहीं थी, क्या उनको लोग सलाम नहीं करते थे, क्या वो दुनिया में रहे। यहां पर अगर आज ये कौम के ऊपर जो मुसल्लत है तबका, जिसके पास वसाइल है, अगर वो आंखें नहीं खोलेगा तो वो दिन दूर नहीं है जब फिर वही अलाकू खान जैसी तारीख दोहराई जाएगी। यहाँ पर कत्लेआम होकर फिर उनको ही जिंदानों में रखा जाएगा। हालात मैं इसलिए कह रहा हूं कि लड़ाई आइडियोलॉजी की है, वो साम्राज्यिक कुव्वतें नहीं चाहती लेकिन किसी न किसी सूरत अपनी जानादारी छोड़ने के लिए। अरे बट साहब किस तरह से होगा, यहाँ पे हमारा सारा सिस्टम ही सूद के निजाम पे चलता है। यही वजह है। सूद एक ऐसा फैक्टर है जिसपे हमारे दीन के अंदर सख्त ममानियत है और इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं सूद के अगेंस्ट। और हम लोग तो बड़े फख्र से यहाँ पे कहते हैं कि शरह सूद ही हो गई और सूद इस तरह बढ़ गया। और मैं मतलब सवाल जफर साहब आपसे करूंगा कि यहाँ पे एक बात का जवाब देने थे मुझे। जी सब कुछ यहाँ मौजूद है, सिर्फ ईमानदारी आनी चाहिए। पाकिस्तान में हर वसाइल मौजूद है, ईमानदारी नहीं है। इस तबके में अगर यहाँ पर ईमानदारी आ जाए तो जितने वसाइल आप हैं, आप आज भी अपने पांव पे खड़ा हो सकते हैं। यहाँ पर ईमानदारी को आना चाहिए, बस ईमानदारी को आना चाहिए। जफर चौधरी साहब, सिस्टम तो सारा हमारा सूद पे चल रहा है और सूद की मद में पैसे अदा करते करते हमारा बहुत सा बजट का हुजम निकल जाता है और हम सूद की किस्तें अदा कर रहे होते हैं। ना हम इस सूद से बच सकते हैं। और सूद के अंदर देखें, अगर दीनी लिहाज से देखा जाए, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हमारे मुल्क का नाम है और अगर इस्लाम को देखा जाए तो इस्लाम में तो सख्त ममानियत है सूद की। फिर भी हमारा पूरा निज़ाम ही सूद के ऊपर चल रहा है और सूद को किसी भी तरह से हमारी जान नहीं छूट पा रही है सूद से। तो जब हम चल ही अगेंस्ट आवर ट्रेडिशन ऑफ द रिलीजन रहे हैं तो फिर किस तरह से यहाँ पे सर्वाइवल होगा सर। देखिए जी, इसमें 2 बातें हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इंटरेस्ट जो है वो कौमों को तबाह कर देता है और इस्लाम में तो बिल्कुल उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मगर आपके मुल्क में सबसे बड़ा जो इशू है वो करप्शन का है। आपकी जो टैक्स कलेक्शन है जो इस दफ़ा 9,200 अरब का हदफ रखा गया है, उसमें आपकी FPR में सिर्फ 6 से 7,000 लोगों की ज़रूरत है। 24,000 लोगों की टीम काम कर रही है और वो सारी टीम करप्शन के ऊपर काम कर रही है। सबसे बड़ी करप्शन आपकी खुद करप्शन कर रही है। सबसे बड़ी करप्शन आपकी FPR में हो रही है। 9,200 अरब का टारगेट है और मेरे ख्याल में 2,200 अरब रुपये इकट्ठा होगा करप्शन डाल के। तो एक तो इसको हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ब्यूरोक्रेटिक जो एटीट्यूड है उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। एटलीस्ट अब वक्त आ गया है कि हम हमारे जो जितने ब्यूरोक्रेट हैं, जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, वो भी अपने हिस्से की नौकरी उस तरह करें कि वो रिज़्क़ हलाल हो और वो कौम को सही सिमत में ले जाने के लिए अपने हिस्से का किरदार अदा करें। तो
तो ये एक विशेष सर्कल है जो हर शख्स अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करेगा तो फिर हम वो कौम है कि 75 ईयर से हम दूसरों को ठीक करने के लिए लगे हुए हैं, खुद को ठीक नहीं कर रहे। जिस दिन हमने खुद एहतसाबी का अमल, जिस तरह अभी आर्मी ने किया है, ठीक, आर्मी ने अभी PTI के किसी शख्स को नहीं छेड़ा और कुछ भी सब अपने तौर पे हो रहा है, ये गवर्नमेंट कर रही है। उन्होंने सबसे पहले अपनी खुद एहतसाबी का अमल किया है और उन्होंने ये साबित किया है कि हम अपने अंदर से अगर खुद एहतसाबी कर सकते हैं तो पोलिटिकल पार्टीज और कौम और ये सारी चीज़ें और ये अदारे, बाकी अदारे क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये एक कॉशन है कि जी हमें बाकी इदारों में भी इस तरह के एहतसाब की ज़रूरत है और करप्शन पे काबू पालेंगे तो आपके मुल्क की जो डायरेक्शन है वो ठीक हो जाएगी। करप्शन पे काबू पाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हो रही थी, उसका आपने जिक्र नहीं किया, मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ जी प्लीज़, कि इस वक्त एक कौंसल अमल में लाई गई है जो कि इन्वेस्टमेंट और जो डायरेक्शन को देखेगी और जिसमें कंटिन्यूटी जो है वो पॉलिसीज़ और प्लानिंग की वो चलेगी, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, उसमें प्राइम मिनिस्टर, उसमें चीफ मिनिस्टर्स, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर, उसमें सेक्रेटरी फाइनेंस, उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसमें और लोग 8-10 लोगों की जो कौंसल है वो मुख्तलिफ एंगल से काम करेगी ताकि कौम को बेहतर तरीके से चलाया जा सके और जो पॉलिसीज़ हैं उनमें कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी वो आ जाए। तो उस हवाले से प्राइवेटाइजेशन का भी एक आंसर है और प्राइवेटाइजेशन के ऊपर अभी मुख्तलिफ ममालिक ने भी इंटरेस्ट शो की है कुछ अदारों में। देखिए इस वक्त प्राइवेटाइजेशन है क्या? प्राइवेटाइजेशन बेसिकली जो भुट्टो साहब ने नेशनलाइजेशन की थी उसकी डी नेशनलाइजेशन का एक अमल है, ठीक, और उस डी नेशनलाइजेशन का जो अमल है वो 89-90 से स्टार्ट हुआ है और उसमें जो अपनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हर हुकूमत ने अपने अपने जो यूनिट्स थे उनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने रेट्स पे डी नेशनलाइज कर दिया। तो अब जो बड़े कुछ अदारे 20 के करीब ऐसे अदारे हैं जिसमें डिस्कोज है, स्टील मिल है, उनके जो इस वक्त पाइपलाइन में हैं प्राइवेटाइजेशन के जो होना चाह रहे हैं, जिनको गवर्नमेंट चाह रही है कि जिनको हम प्राइवेटाइज़ करें, जिसमें मैं समझता हूँ कि जी सबसे बड़ी बात जो है वो एनर्जी सेक्टर है, उसमें 12 यूनिट्स गवर्नमेंट के पास हैं जिसको प्राइवेटाइजेशन में लेके जाना चाहते हैं। मैं सर अब प्राइवेटाइजेशन की अगर बात करें, यहाँ पे स्टील मिल्स को देखें और तमाम इदारों को देखें, आप क्या समझते हैं कि प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए? जिस तरह आज मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, स्टील मिल की जो ज़मीन है, कहा जा रहा है 19,300 एकड़, स्टील मिल की जो मतलब 19,000 एकड़ के करीब, वो 19,300 एकड़, 19,300 एकड़ ज़मीन है। वो ज़मीन ही शायद 24 खरब रुपए की है सर, यानी ज़मीन की वैल्यूएशन 20 से 24 खरब के दौरान उसकी वैल्यूएशन है। अभी उस पर प्लांट, उस पर बनी हुई मशीनरी, फिर उसके अलावा बहुत सी ऐसी माइंस हैं जो स्टील मिल की अपनी ज़ाती मलकियत हैं, वो माइंस जो आयरन ओर की माइंस हैं जहाँ पे अवाम के टैक्स का अरबों रुपया वहाँ पे इन्वेस्ट हुआ है और वहाँ से आयरन ओर निकलता है वो सब कुछ। यानी 2009-10 के अगर फिगर्स देखें हम पाकिस्तान स्टील मिल के, तो पाकिस्तान स्टील मिल प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर रही थी। उसके बाद क्या ऐसा हो गया? क्या ऐसी हुकूमत 800 अरब इस वक्त गवर्नमेंट पे कर रही है जो ये 6 यूनिट्स इनके अगेंस्ट। देखिए मेरी प्रपोजल ये है कि जी स्टील मिल को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देना चाहिए। एक सिर्फ स्टील मिल हो, एक उसकी जो माइंस हैं वो और लैंड्स को सेपरेट कर देना चाहिए, क्योंकि वो एक कीमती ज़मीन है, 19,300 एकड़ ज़मीन है। अगर उसको सही ट्रू स्पिरिट में और नेक नीति से और हलाल तरीके से और करप्शन से पाक अंदाज से अगर उस ज़मीन को ही वहाँ पे बना के सेल कर दिया जाए तो पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है और बल्कि पाकिस्तान प्रॉफिट में जा सकता है कर्जे उतारने के बाद। तो उसको अभी औने पौने में बेचने की बजाय और किसी तरह करने की बजाय उसको वजह क्या है, अगर एक पार्ट्स कर दें उनको, उसकी जो इंडस्ट्री है, जो मशीनरी है, जो प्लांट है, जो प्रोडक्शन का वो एरिया सारा उसको सेपरेट कर दिया जाए, उसकी जो कानें हैं उसके साथ वो सेपरेट कर दी जाए, उसकी ज़मीन को सेपरेट कर दिया जाए और सिर्फ उस अंदाज से उसकी मार्केट वैल्यू पे मार्केट से उसकी वैल्यूएशन कराई जाए और उस वैल्यूएशन के मुताबिक उसकी बिडिंग इंटरनेशनल होनी चाहिए। अगर उसको प्राइवेट में फिर यहाँ पे बिड तो लग रही है 24 अरब यानी वो कह रहे हैं कि 24 अरब रुपए के अंदर में स्टील मिल जो है वो दे दें। नहीं, 24 अरब में तो मेरा ख्याल उसकी मशीनरी भी अगर उठाएंगे तो उठ जाएगी, तो कोई स्क्रैप के अंदर सर, तो स्क्रैप भी है सारा, जो स्क्रैप अब उठा देंगे वो 24 अरब से ज़्यादा पड़ा हुआ है वहाँ पे। तो इसलिए वो एक प्रॉपर प्रोसीजर से गुजरना है। इतनी आसानी से अगर हो सकता होता प्राइवेटाइजेशन स्टील मिल की तो हो चुकी होती, वो इतना आसान अमल नहीं है। उसको इंशाल्लाह मैं लेकिन यहाँ पे इस तरह कराची पोर्ट्स को प्राइवेटाइज कर दिया गया है और कहा जा रहा है यूएई के साथ कोई $2 बिलियन जो है वो यूएई देगा पाकिस्तान को, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा, डेवलपमेंट करेगा। इसी तरह एयरपोर्ट्स को देने की बात हो रही है। उसके अलावा और बहुत से पाकिस्तान के जो है वो मुख्तलिफ असासे हैं जिनको गिरवी रखवाया जा रहा है। एक्चुअली गिरवी कहेंगे इसको, लीज़ पे देना कहेंगे, बेचना कहेंगे, आई डोंट नो क्या कहना चाहिए इसको, लेकिन जो कुछ किया जा रहा है आप समझते हैं ठीक हो रहा है सर? देखिए जी, ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि इस वक्त तकरीबन 30% ऑफ द नेशन जो गवर्नमेंट पे जिनका कब्ज़ा है
जो अदारे हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, वो अपना किरदार अदा नहीं कर रहे, जिस वजह से कोई भी अदारा, प्रॉफिटेबिलिटी तो दूर की बात है, वो सर्विस इंडस्ट्री को ले लें गवर्नमेंट की, तो वो भी अपना काम नहीं कर रही हैं। तो इसलिए अब वो कौमें आगे काम करेंगी, अपना प्रॉफिट भी कमाएंगी, हमारी जो है ना आवाम का भी खून चूसेंगी और फिर गवर्नमेंट को भी वो पैसे देंगी, तो वो हम खुद भी कर सकते हैं और वो फौरन से इसको प्रॉफिटेबिलिटी में ले जाएंगे और हम नहीं लेके जा हम खुद भी उसको कर सकते हैं, लेकिन करना चाहते नहीं। सर इतने सालों से नहीं हुआ, इतनी हुकूमतें बदल चुकी हैं, यानी अगर देखा जाए तो 4 मुख्तलिफ पार्टियों ने आके सर हर सियासी गवर्नमेंट जो आती है वो उसमें फिर ना है लोगों को इंडल्ज करती है, सैलरियाँ लेते हैं, फिर वो करप्शन के लिए इंडल्ज होते हैं, फिर करप्शन की बुनियाद पर वर्किंग होती है, सर्विस की बुनियाद पर वर्किंग नहीं होती है। तो ये एक लंबी कहानी है, इसलिए इस मुल्क में करप्शन का कंट्रोल जितनी तक नहीं होगा उतनी देर तक इसकी नहीं, करप्शन का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तमाम इदारे, कोई हल नहीं है इसका, इसके अलावा हल कोई नहीं होगा। इंटेलेक्चुअल जो आप इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है वो भी करप्शन है। आप अपना काम सही मानों में नहीं कर रहे हैं, आपकी ड्यूटी आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो भी एक करप्शन है। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी भी एक करप्शन है। फाइनेंशियल करप्शन तो चले है ही है अपनी जगह पे, हमारे इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी बहुत ज्यादा है। वहाँ कोई शख्स अपनी कैपेसिटी में काम करने को, पीएम से लेके प्राइम मिनिस्टर तक कोई शख्स अपनी कैपेसिटी में ना काम कर रहा है, ना उसकी कैपेसिटी है कि वो सीट पे बैठा हुआ है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है, पूरी कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है, और हर शख्स को जो है नेक नीयती से इस मुल्क के अंदर अपनी तमाम ड्यूटीज़ को निभाने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे हो कुछ भी ऐसा नहीं रहा। आप में सिर्फ 7-8 हज़ार लोग रहने दें और बाकी लोगों को आप गोल्डन हैंडशेक दे दें या उनको निकाल दें, उसके बगैर अदारा जो है ना वो बहुत प्रॉफिटेबल चला जाएगा और बहुत ही सुकून हो जाएगा, करप्शन कम हो जाएगी। तो आपने तो करप्शन के लिए लोग रखे हुए हैं, तो आप उनको कम करें, वो बोझ अदारे पे भी ख़त्म हो और कौम पे भी ख़त्म हो वो बोझ। अरे भट्ट साहब जिस तरह से बता रहे थे चौधरी साहब, और चौधरी साहब का ज़ाहिर खुद भी लेना देना रहता है हर डिपार्टमेंट के साथ, FBR को भी बखूबी अंडरस्टैंड करते हैं। 24,000 एम्प्लॉयज़ हैं, होने 6-7 हज़ार चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। सिमिलरली हर डिपार्टमेंट को देखा जाए, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की बात की जाए तो शायद ही वो एयरलाइन है जिसने एमिरेट्स को बनाया था, एमिरेट्स को डेवलप करने वाली ये एयरलाइन है। एमिरेट्स हैव बीन ट्रेंड बाय PIA, उन्होंने सीखा इनसे, देख के इनको बनी और डेवलप यहाँ से हुई है। और आज PIA का ये हाल है कि वो माइनस में जा रही है। और एमिरेट्स को बात करें तो शायद दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल एयरलाइन इंडस्ट्री है। क्या वजह है सर, वो एमिरेट्स जिसको PIA ने बनाया वो इतनी प्रॉफिटेबिलिटी में चली गई और PIA आज तक नुकसान में जा रही है? यहाँ पे कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। बार बार पार्टीज़ बदल चुकी हैं, हुकूमतें बदल चुकी हैं, लेकिन किसी भी तरह इदारों को प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं ला सके हैं। हाँ, अभी रिसेंटली हमने देखा कि जो पिछली हुकूमत है उसमें शायद पोस्ट ऑफिस कुछ प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर आया, उसमें कुछ ऐसी जो है पॉजिटिविटी डेवलप की गई थी कि पाकिस्तान पोस्ट कुछ प्रॉफिटेबिलिटी में आया था, लेकिन बाकी तमाम इदारों का तो हाल ही है। देखिए जी, सबसे पहली बात यह है कि मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में कहता हूँ, फिर कह देता हूँ कि बिलाल साहब जिसका निज़ाम होता है पॉलिसी भी उसी की होती है। ठीक, पाकिस्तान में करप्शन आलमी एजेंडा है, ये कभी भी वो ख़त्म नहीं होने देंगे। उनका अगर ये ख़त्म हो जाए तो फिर तो उनके टारगेट ही ख़त्म हो जाए। दुनिया में हुक्मरानी के लिए उनको ये एक सोने की चिड़िया मिली हुई है कि यहाँ पर लोग खुद अपना ज़मीर बेचने के लिए तैयार हैं, एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार हैं, एक दूसरे की हुर्मत को पांव तले पमाल करने के लिए तैयार हैं, अपनी नजरियाती आइडियोलॉजी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। इससे अच्छी उनको सरजमीन कहाँ मिलेगी जो अगयार के आगे बिल्कुल अपने ज़मीर का बड़ा आसान और बड़े थोड़े पैसों में सौदा कर ले। जब ईस्ट इंडिया कंपनी बरसगीर में आई थी तो उन्होंने यही तो जज किया था। उन्होंने किया था कि यहाँ पर तो हर कोई बंदा अपनी कीमत वसूल करने के लिए लाइन में लगा हुआ है और सबसे आखिरी लाइन वाला कहता है मुझे 10वां हिस्सा दे दो, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। और यही देखकर तो उन्होंने यहाँ पर, क्या आप समझते हैं कि वो दान करने के लिए आए थे जो जगीरें बेची थी? उन्होंने जिनको जगीरें दी वो दान करने के लिए आए थे। उन्होंने देखा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो उनकी आइडियोलॉजी के मुताबिक फिट होते हैं, जो गैरत के आखिरी रुतबे में हैं, उनको उन्होंने अपने साथ में लाया और आज तक वही लोग मुसल्लत हैं। है क्या दुनिया में, यहाँ पर जो एशिया में पॉपुलेशन ज्यादा है, 8 अरब की दुनिया में, यहाँ पर जो एशिया में 4.8 बिलियन लोग बसते हैं। सबसे बड़ी मंडी है ये, चाइना, रशिया, इंडिया, ये जितनी बड़ी मंडी है, यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को बेचना है, यहाँ पर वसाइल पे काबज रहना है। इसके लिए उनको यहाँ पर बड़े सस्ते जमीन वाले लोग मिलते हैं जो पाकिस्तान में बेजमीर लोग रहते हैं, जिन्होंने अपनी कौम का सौदा किया हुआ है, जो सिर्फ, मैं फिर दोहरा देता हूं, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ माला मता है, उसके आगे कुछ नहीं। वो अपना दीन बेच दें, अपनी नजरियात बेच दें, उनका मकसद सिर्फ यही है। यहां पर मैं बिल्कुल आपकी बात सेकंड करता हूं कि करप्शन इट मींस कि वही बात है कि ईमानदारी आ जाए यहां पर। वो कैसे आने देंगे? वो क्या इस्लामी नजरियात को प्रमोट होने देंगे? वो यहां पर हुकूक मसवात की तकसीम होने देंगे? वो यहां का मजदूर मजबूत होने देंगे?
वो तो सिर्फ जबान का मजबूत है मजदूर। बट साहब अगर होने नहीं देंगे तो फिर इसका मतलब है हमारी मजबूरी है कि हम इन तमाम इदारों की निजकारी करें। हमें उनके कष्ट से निकलना चाहिए बलाल साहब। ये तो हमारी यहाँ पर जो वसाइल पे काबुज लोग हैं, मैंने फिर बताया आपको, ये पहले जो वाकया सुनाया, ये आने वाला दौर अब उसी कड़ी की तरफ जा रहा है। यहूदी कभी भी इस्लाम के लोगों को पसंद नहीं करता, वो आपके दोस्त नहीं हो सकते, ये कुरान का फैसला है। यहाँ पर कौम को तैयार किसने करना है? कौन मना करता है यहाँ पर हुकूक देने के लिए? यहाँ पर मुझे पूछा खान सामा के जो हुकूक है क्या इस्राएली एस्टेब्लिशमेंट ने देने हैं? यहाँ पर जो मजदूरों के हुकूक है क्या अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने देने हैं? ये हम ही ने देने हैं। हम ही ने एक दूसरे की इज्जत को यहाँ पर बहाल रखना है, हम ही ने अपनी तकसीम को खत्म करना है। हम क्यों नहीं तैयार होते? हम क्यों उनके झंझलाट में फंसे हुए हैं? हमने ही वो राह का तयन करना है। अब वो रास्ता आ गया, वो वक्त आ गया। अगर हमने आंखें नहीं खोली बलाल साहब, तो देख लीजिएगा ये 23 और 24-25 जो हैं, ये बड़े जालिम साल आपको साबित नजर आएंगे। ये जो यूक्रेन की जंग का हम सिलसिला देख रहे हैं, ये फैलने वाली है। ये तीसरी जंग अजीम ना लग जाए, और हम तो उसमें कुछ हैसियत नहीं रखते। क्या हमारी हैसियत है? पूरा मुआशरा हमारा हजूम है, मुंतशिर है, लेकिन इसको बनाने वाले कौन है? क्या हमने कभी उनका तयन किया? क्या हमने उनको कभी नापा तोला? क्या हमने कभी उनको पकड़ा? उनके गिरबान के तक हमारे हाथ गए? वो नहीं जाने देंगे जो ऊपर बैठे हैं, जो इनके रखवाले हैं, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में करप्शन हो, यहाँ पर ईमानदारी ना पनपने, यहाँ पर इस्लामी नजरियात को फरोग ना मिले, इंसानी मसावात का दर्स ना मिले, हुकूमत ना हो। व्हाट्सएप सोल्यूशन क्या? इसका मतलब है फिर तो तमाम इदारों हमारे पास है, मेरे और आपके पास है। हम यहाँ पर अगर ये फैसला कर लें कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता हूँ, तो मैंने उसकी पासदारी करनी है। मुझे इससे सीखने की किससे जरूरत है? मैं ये समझ रहा हूं कि जब मैं ये कहता हूं कि खुदा के अलावा बादशाह ही कोई नहीं है, और सरकार दौरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, यानी कि उनका जो प्रिंसिपल ऑफ लाइफ का दिया हुआ दर्स वही आखिरी है, जहां पर किसी अरबी को अजमी पे और गोरे को काले पे कोई फोकियत नहीं है। इसका तयन तो मैंने और आपने करना, जो कलमा पढ़ते हैं। अगर हम अपने मुआशरे को बनाना चाहते हैं तो हम आज से एक दूसरे की इज्जत करना शुरू कर दें, गले लगाना शुरू कर दें, तकसीम को खत्म करना शुरू कर दें। जिनके पास वसाइल है वो दूसरों का हक देना शुरू कर दें। कौन रोकता है इनको? यही तो मसला है कि कौन रोकता है? नहीं तो रोकती है। जफर चौधरी साहब, लास्ट फ्यू मिनट्स है मेरे पास, क्या सोल्यूशन क्या है सर? हमारे अगर तमाम इदारे खसारे में जा रहे हैं, 3 हुकूमतें, 4 हुकूमतें, 5 हुकूमतें बदल चुकी हैं, कोई भी इसको पॉजिटिव नहीं कर पा रहा, इन दी एंड तो फिर मजबूर होते नज़र आ रहे हैं कि इससे बेहतर है बजाय हर साल अरबों रुपया जो अपने पास से दिया जाता है सब्सिडीज़ की मद में, और इन इदारों के अंदर पैसा डाला जाता है इनको चलाने के लिए, फिर इनको प्राइवेटाइज ही कर दिया जाए तो बेहतर नहीं? देखिए जी, 1.1 ट्रिलियन रुपीज़ इस वक्त भी जो है ना वो सब्सिडी में जाएगा जी। सबसे बड़ी बात अभी आपने जो पीआईए की उसकी भी हालत हमारी स्टील मिल की तरह है। उसमें भी 15-16 हज़ार मुलाजम है, 36 के करीब जहाज़ हैं, जिसमें एक्टिव आपके 8-10 जहाज़ ही हैं। तो हमें 4 से 5 हज़ार लोगों की ज़रूरत है। उसमें आपने 15,000 लोग घुसाए हुए हैं जो कि काम चोर हैं, काम नहीं करते हैं। तो पूरी कौम का हर अदारे को आप उठाएंगे तो यही हाल है। इन अदारों के अंदर आप रिकनसाइल करें, इन अदारों को बेहतरी के लिए वहाँ पे एक दफ़ा रिफॉर्म्स लेके आएँ, वहाँ पे काम करने का एक ऐसा क्राइटेरिया, एक स्ट्रक्चर बनाएं, और जो ड्यूटी रोस्टर बनाएं और लोग काम करें, डिलीवर करें। आप काम करवाने वाले लोगों को लेके आएँ जो इनसे काम करवा सकें, और जो नहीं काम कर सकते उनसे हाथ जोड़ के उनको घर भेज दें, और उनको घर बैठा के पैसे दे दें। वहाँ बैठा के आप उनको तनख्वाह भी दे रहे हैं और वो मसाइल भी पैदा कर रहे हैं, करप्शन भी कर रहे हैं। तो हल ये है कि आपकी अच्छी मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप आपको चाहिए। देखिए, लीडरशिप ये नहीं है कि सिर्फ सियासी लीडरशिप होती है, अदारों की मैनेजमेंट भी एक लीडरशिप है। ठीक, जो लीडरशिप है वो काम करवाने की, काम लेने की, और सही मानों में अदारों को चलाने का जो अमल है उसकी लीडरशिप का फुकदान है। उसके ऊपर कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, उसके ऊपर एक लीडरशिप प्लानिंग और स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स आनी चाहिए। जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं वही इदारों को बेहतरी की तरफ लेके जा सकती हैं। हमारे मुल्क में किसी वसाइल की या किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर हम कौम को सही तरीके से इस्तेमाल करें और तमाम लोगों को सही तरीके से यूज़ करें, और देखिए वो दुनिया का एजेंडा नहीं है करप्शन हमारा अपना एजेंडा बन गया हुआ है। मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि लोग हमें चाहते हैं कि हम करप्शन करें, हम खुद चाहते हैं करप्शन करें। 10 से 15% करप्शन जो है ना वो अफोर्ड की जा सकती है सारी दुनिया में। हमारे यहाँ 60 से 50% से ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है करप्शन, तो उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर आप 8-10-15% पे ले आते हैं ना, कुछ ब्लैक शिप्स होती हैं महकमों के अंदर, तो आप मुल्क आपका ट्रैक पे वापस आ जाता है। तो थोड़ी सी उसको मैनेज करने की ज़रूरत है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की ज़रूरत है स्पेसिफिक अदारों में। मैं समझता हूँ कि ये 2 साल का काम है। अगर आपकी ट्रू लीडरशिप और सही काम करने वाले लोग आ जाएँ, और सिर्फ जो
इस वक्त इन्वेस्टर टाइप लोग हैं और जो मार्केट में इस वक्त जो आपके स्टेट एजेंट हैं, वो अगर पॉलिटिकल इलेक्शन लड़के और वो असम्बली में जाके बैठेंगे तो क्या लेजिस्लेशन करेंगे, क्या लीडरशिप करेंगे, क्या मैनेजमेंट करेंगे। तो हमें मैनेजमेंट के लिए एक प्रॉपर जो है ना वो स्ट्रॉन्ग एक टीम चाहिए जो कि ऐसे फैसले कर सके जिससे मुल्क अपने ट्रैक पे आए। उसके ऊपर बेशुमार चीज़ें हमने इतनी प्रपोज की हुई हैं। हर एक अब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है हर अदारे में, और मैं समझता हूँ 2 साल के अंदर आपकी इकॉनमी ट्रैक पे आ सकती है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और 2 साल के अंदर आर्मी हमारी जो इकॉनमी है वो ट्रैक पे आ सकती है। क्योंकि हमारे पार्लियामेंट की बात करें तो ख्वाजा आसिफ साहब पार्लियामेंट में खड़े थे चंद रोज़ कबल और वो बता रहे थे जब यहाँ पे बजट की बात हो रही थी, टैक्स चोरी की बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क की लोकल टोबैको कंपनीज़ 2 ऐसी कंपनीज़ हैं जो सालाना कई सैकड़ों अरब रुपए का टैक्स चोरी करती हैं और उनके मालिकान जो हैं वो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और पार्लियामेंट के अंदर मेंबर्स हैं, दे आर द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट से। तो इसी तरह बहुत से माफियाज जो हैं वो फिर सियासतदान बनते हैं और अपनी बिज़नेस को और अपनी करप्शंस को प्रोटेक्ट करने के लिए इस मुल्क में बनते हैं। ये ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे थे। उन्होंने ये भी बताया कि 99% टैक्स जो है वो 2 मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं टोबैको की वो देती हैं और 1% टैक्स हमारी लोकल कंपनीज़ देती हैं, यानी लोकल कंपनी सारा टैक्स चोरी कर जाती हैं। ये भी एक कहानी उन्होंने सुनाई और उनके मालिकान पार्लियामेंट में बैठे हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ भट्ट साहब आपका, ज़फ़र महमूद चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर नाज़रीन आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने देखा और दुआ है कि नेक नीयत हमें लीडर किसी तरह मिल जाए इस मुल्क के अंदर जो इन तमाम निजकारियों से बचा लें। स्टील मिल को देखें तो 19,300 एकड़ 24 खरब रुपए की ज़मीन है सिर्फ स्टील मिल की। इसके अलावा असासे बेतहाशा हैं जो कई खरबों के हैं स्टील मिल के। अल्लाह बचा ले स्टील मिल को और नेक नीयत हमें हुक्मरान मिल जाएँ, लीडर्स मिल जाएँ जो प्रॉपर्ली इसको प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर ले और इन इदारों को चलाना शुरू कर दें। आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।